Hello viewers, today I am going to deal with the rest of the part of the adverb. In previous class, you have seen definition of adverb, kinds of adverbs in detail. Some of the parts of the adverb chapter has been left yesterday, and today I am going to conclude them one by one. Once again, I repeat before all of you, what is adverb? You can simply say a simple study. You have already digested inside in your brain that adverb is the study of why, where, when, and how. In other language, you can also define by saying that adverb is a word that adds something to the meaning of verb and tells us when a thing is done, how a thing is done, and where it is done. It is also known to you that adverb is that parts of a speech that modifies almost all the parts of a speech except noun, pronoun, and interjection. You have seen also the category of adverb as simple adverb, relative adverb, and interrogative adverb. Now let us see the left part of the adverb chapter that is quite beneficial for all of you. सबसे पहले हम लोग ये सीखें कि एडवर्ब आखिर बनाए कैसे जाते हैं, इसको बनाने के कौन कौन से तरीके हैं. मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि यदि आप ly जोड़ देते हैं, सिर्फ ly, तो वह शब्द एडवर्ब हो जाता है. लेकिन किन के साथ जोड़ेंगे? सबसे पहली बात, हम एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे. जैसे आप कहते हैं ग्रेट, ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है तो एडवर्ब हो जाएगा ग्रेटली. स्लो, स्लो हमारा एडजेक्टिव है तो हम स्लो में ly जोड़ेंगे, एडवर्ब हो जाएगा. आप कहते हैं ब्यूटीफुल, तो जैसे ही आप कहते हैं ब्यूटीफुली तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा. यानी एडजेक्टिव में ly जोड़ देने मात्र से वह एडवर्ब बन जाता है और वर्ब की विशेषता बतलाना शुरू कर देता है. दूसरा तरीका, ly को हम जोड़ सकते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे हम नाउन में भी जोड़ सकते हैं. जैसे आप कहते हैं आवर, आवर, आवर नाउन है, अगर इसमें आपने ly लगा दिया आवरली तो वह आपका एडवर्ब हो जाएगा. जैसे आप कहते हैं वीक, वीक का अर्थ होता है सप्ताह, साप्ताहिक कहना है तो वीकली. आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं ईयर, ईयर नाउन है, ly लगा देंगे तो यह एडवर्ब हो जाएगा. यानी ly आप एडजेक्टिव में भी जोड़ सकते हैं, नाउन में भी जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ ly का प्रयोग आप कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ. प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको याद होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, इसे आपने वर्ब नामक चैप्टर में स्टडी किया था, जहां पर दो चीज सीखे थे आप, वर्ब प्लस ing इज इक्वल टू जीरंड एंड वर्ब प्लस ing इज इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल. वहां पर मैं स्पष्ट बतलाया था कि जब हम जीरंड कहते हैं तो उसे हम नाउन का नाम देते हैं, और जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. यानी एडजेक्टिव बनाने के लिए वर्ब में ing लगा देने से वह एडजेक्टिव बन जाता है. वर्ब में ing लगा देने से नाउन भी बन जाता है.
ये स्पष्ट कर चुका हूं कि कब भर प्लस आईएनजी जीरंड होगा और उसे हम कैसे प्रयोग करेंगे, और कैसे भर प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे। दोनों को वर्ब नामक चैप्टर में आपने बेहतर तरीके से सीखा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव, नॉट टॉकिंग अबाउट नाउन और जीरंड। यदि वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और वैसे में हमें स्वतंत्रता है एलवाई का प्रयोग करने के लिए। और जब हम एलवाई का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ तो वह एडवर्ब बन जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं लव से बनता है लविंग, इसमें जोड़ दीजिए लविंगली। सरप्राइज से बनता है सरप्राइजिंग, तो आप कर सकते हैं सरप्राइजिंगली। आप कह सकते हैं चार्म से बनता है चार्मिंग, तो चार्मिंगली। इट मीन्स पहला तरीका एडवर्ब को बनाने का, डेवलप करने का, क्योंकि शब्द कि जो बनने के तरीके हैं उसमें दो ही चीज महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, सफिक्स और प्रीफिक्स। कुछ जोड़ देने मात्र से ही शब्द का स्वरूप बदल जाता है। वर्ड फॉर्मेशन के संदर्भ में मैं आगे आने वाले समय में काफी वीडियोस दूंगा आपको, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा कि कैसे हम सफिक्स और प्रीफिक्स के माध्यम से नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं। आज हल्के रूप में सिर्फ मैं अपने को कंसंट्रेट कर रहा हूं कि एडवर्ब को स्पष्ट कर दूं। तो पहला तरीका, एलवाई को जोड़ेंगे एडजेक्टिव में तो वह एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में जोड़ेंगे तो भी एडवर्ब बन जाएगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब प्लस आईएनजी होता है, एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हम आईएनजी एलवाई जोड़ेंगे तो वह एडवर्ब बन जाएगा। दूसरा तरीका एडवर्ब को डेवलप करने का, गौर करेंगे, हम इसमें प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे। एडिंग ए प्रीपोजिशन, कैसे होगा ये एडिंग ए प्रीपोजिशन? तो सबसे पहले कहां पर जोड़ेंगे एडिंग ए प्रीपोजिशन को? प्रीपोजिशन को कहां जोड़ना होगा? तो आप इसे चाहें तो सबसे पहला आप चाहें तो नाउन के पहले जोड़ दें, वह एडवर्ब में डेवलप कर जाएगा। जैसे आप हेड कहते हैं, इसके पहले ए लगा दें, ए हेड आगे का अर्थ देगा और यह एडवर्ब है आपका। जैसे आप कहते हैं सोर, ए सोर। जैसे आप कहते हैं स्लिप, ए स्लिप। जैसे आप कहते हैं बेड, ए बेड। यहां पर स्लिप वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम एडजेक्टिव के साथ भी प्रीपोजिशन को जोड़ सकते हैं। एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ हम प्रीपोजिशन को देंगे तो वह एडवर्ब हो जाएगा। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है और इसके पहले अगर हम ए लगा दें तो ए लॉन्ग एक सेपरेट वर्ड बन जाएगा और ये एडवर्ब होगा। जैसे आप कहते हैं क्रॉस, क्रॉस मीन्स पार करना, अगर इसके पहले ए लगा देते हैं तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। इस तरह से आप एडजेक्टिव के साथ भी प्रीपोजिशन को जोड़कर आप एडवर्ब का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा तरीका होगा कि हम एडवर्ब प्रीपोजिशन को एडवर्ब के साथ जोड़ देंगे तो वो भी एडवर्ब बनेगा। जैसे प्रीपोजिशन एडवर्ब के साथ, हियर हमारा एडवर्ब है, इसके साथ एक प्रीपोजिशन डाल दें विथ, हियर विथ। जैसे ही आप कहते हैं देयर, देयर हमारा एडवर्ब है और इसके साथ प्रीपोजिशन दे दें देयर बाय। आप कहते हैं हेंस, हेंस इसके साथ एक प्रीपोजिशन दे दें हेंस फोर्थ। इस तरह से एडवर्ब का निर्माण किया जाता है।
इस तरह से आपने देखा कि स्लीप, एक बीच में मैंने नाउन के साथ जोड़ा जो कि वर्ब है। इस स्लीप के साथ आप अवेक कर सकते हैं। अवेक वर्ब भी है, और जब कभी एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, देन आई होप by the help of these simple techniques you can develop yourself in the field of developing new words of adverb that will be helpful to provide a new meaning during your speaking and writing both. Adverb modifies the main verb and simultaneously tells us how a thing is done, when it is done, and how it is done. And these are the simple techniques I have discussed with you, that how you can form adverb. It's quite easy. Maximum more than 70 to 80% words are formed by the help of ly. The rest of the things you have to develop yourself by the help of reading loudly at home. Whatever the books you have or whatever the papers and magazines you have, you can read loudly to develop your understanding regarding the words and its formation. मैं समझता हूं कि यहां तक की बातें आपकी क्लियर होंगी। मैं एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर दूं। एलवाई को एडजेक्टिव में जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है। नाउन में भी हम जोड़ सकते हैं, प्री प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। किसी प्रीपोजिशन को नाउन के साथ जोड़ने पर भी एडवर्ब बनता है, किसी प्रीपोजिशन को एडजेक्टिव के साथ जोड़ने पर भी एडवर्ब बनता है, और किसी प्रीपोजिशन को एडवर्ब के साथ भी जोड़ने पर एडवर्ब बनता है। These are the simple points you have seen. I hope it will be quite clear to you all. अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आपने एडजेक्टिव नामक चैप्टर में एक चीज को अध्ययन किया था जिसे हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। यह डिग्री मूलतः 3 तरह का होता है। पहले को कहते हैं आप पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरा जाना जाता है सुपरलेटिव डिग्री के नाम से। डिग्री किसका बनता है? तो 8 प्रकार के शब्द में, जो हमारे अंग्रेजी की दुनिया में 8 प्रकार के शब्द हैं, इन सारे शब्दों में सिर्फ 2 ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका हम डिग्री बनाते हैं। पहला है हमारा एडजेक्टिव और दूसरा है एडवर्ब। तीसरा किसी का भी डिग्री चेंज नहीं होता। हम सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिग्री चेंज करते हैं, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव। आखिर ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है, इसलिए सीखा जाता है कि इसी के द्वारा हम तुलना करते हैं। अगर आपको याद होगा, आपने एडजेक्टिव को पढ़ने के दौरान इस बात को समझा होगा। यदि आप ग्रेट कहते हैं, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, इसका कॉम्परेटिव डिग्री होता है ग्रेटर और सुपरलेटिव डिग्री होता है ग्रेटेस्ट। अगर तीनों का अर्थ पूछा जाए कि ग्रेट का अर्थ क्या होता है, तो उत्तर मिलता है महान। ग्रेटर का अर्थ क्या होता है, उत्तर मिलता है महान। और ग्रेटेस्ट का क्या अर्थ होता है, उत्तर मिलता है महान। यानी तीनों शब्द के अर्थ एक होते हैं, तीनों का प्रयोग अलग अलग होता है। अगर ग्रेट पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री है। और जन्म से सारे के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। जब एक वस्तु का या एक व्यक्ति का तुलना हम दूसरे से करते हैं तो वह हमारा कॉम्परेटिव डिग्री कहलाता है। और जब एक की तुलना हम सबसे करते हैं तो वह हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक वही बात यहां पर भी आएगी। आज हम लोग एडवर्ब को सीख रहे हैं और एडवर्ब की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपने एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखा। दोनों एक ही तरह की चीज है। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में
एडवर्ब की श्रेणी में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, तो थोड़ा सा वर्ड्स पर ध्यान देना होगा। और कीजिए, जैसे आप कहते हैं फास्ट, ये देखने में लगता है कि सर ये तो एडजेक्टिव की तरह लग रहा है, बिल्कुल भ्रम में ना रहेंगे। फास्ट प्योर एडवर्ब है, इसके साथ भूल करके भी ly का प्रयोग ना करें, गलत माना जाएगा। तो फास्ट हमारा एडवर्ब है, इसका कॉम्परेटिव डिग्री फास्टर, सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट। आपको पता है कि यदि कोई सिंगल सिलेबल का वर्ड है, सिंगल सिलेबल यानी जिसका उच्चारण हम एक सांस में कर सकते हैं, अगर सिंगल सिलेबल का कोई शब्द है तो ER और EST लगा देने से वह कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ऐसा ही एक दूसरा वर्ड देखें, जैसे आप कहते हैं हार्ड, हार्ड मीन्स कठिन, कठोर। कभी भी भूलकर हार्ड के साथ ly का प्रयोग ना करें, हार्डली कभी ना करें, क्योंकि हार्ड स्वयं अपने आप में एडवर्ब है। हार्ड के साथ भूल करके भी ly का प्रयोग फास्ट की तरह ही आपको नहीं करना है। अगर आपने हार्डली का प्रयोग कर दिया तो एक नया अर्थ मिल जाएगा। मैं उसे भी आपको हल्का सा डील कर देता हूं, हालांकि यह सब कुछ सीखा हुआ है। हार्ड का जब कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो यह हो जाएगा हार्डर, हार्डेस्ट। यदि आपने हार्डली कहा, आपने सीखा है एक आर्ट को। अंग्रेजी में ना कहने के लिए अनेकों शब्दों को सिखलाया हूं मैं आपको। आप सिर्फ ना के लिए नो जानते हैं, नॉट जानते हैं, नेवर जानते हैं। आपको याद होगा ना कहने के लिए आपके पास नाइदर भी है, ना कहने के लिए आपके पास नन भी है, ना कहने के लिए आपके पास लिटिल भी है, ना कहने के लिए आपके पास फ्यू भी है, और एक ना कहने के लिए आपके पास हार्डली भी है। अगर आप ये कहते हैं ही हार्डली अटेंड्स हिज कॉलेज, ही हार्डली अटेंड्स हिज क्लास, ही हार्डली अटेंड्स हिज क्लास, इसका मतलब वह क्लास अटेंड नहीं करता है। हार्डली इज ए निगेटिव वर्ड। He doesn't attend his class, he hardly attend his class. Both the sentences are similar. There is only one difference. He doesn't attend his class, sentence is negative, but he hardly attends his class, sentence is affirmative, but meaning is negative. Just try to understand the minute difference. He hardly comes to my house, यानी वो मेरे घर न के बराबर आता है, यानी नहीं आता है। हार्ड इज एडवर्ब, बट हार्डली वर्ड इज सेपरेट एंड इट हैज नेगेटिव फोर्स, इट हैज नेगेटिव मीनिंग। व्हेन यू यूज हार्डली इट गिव्स यू द नेगेटिव मीनिंग। ही हार्डली हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता नहीं करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुका होगा। अगले शब्द को देखते हैं। यदि आप कहते हैं सून, जल्दी होता है अर्थ, तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री सूनर, सूनेस्ट। यदि आप कहते हैं ब्यूटीफुली, ध्यान दीजिएगा यहां से, ब्यूटीफुली, क्योंकि इसमें एक सिलेबल से ज्यादा है तो हमें कहना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। यदि आप कहते हैं स्विफ्टली, स्विफ्टली तेजी के साथ, तो हमें कहना पड़ेगा एक सिलेबल से ज्यादा है, हमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। यदि आप कहते हैं इल, या आप कहते हैं बैडली,
इन दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इल यानी बुरा, इल का अर्थ बीमार भी, बुराई के सेंस में भी अर्थ देता है। और बैडली को तो आप पहचान रहे हैं, बैड एडजेक्टिव है, लेकिन बैडली एडवर्ब है। जब इसका आप कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही हो जाएगा, वर्स, वर्स्ट। ठीक ऐसे ही एक शब्द है गुड, जिसको आप जानते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक वैसे ही गुड का एडवर्ब एक होता है वेल। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। तो वेल का जब कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो हो जाएगा ये बेटर, बेस्ट। समझने की जरूरत है कि गुड क्या है और वेल क्या है, दोनों में अंतर क्या है। गुड इज एडजेक्टिव बट वेल इज एडवर्ब। आगे देखें, आप कहते हैं फार, फार का अर्थ होता है दूर, फर्दर, फर्देस्ट। यदि आप कहते हैं फर्देस्ट, आप कहते हैं लिटिल, लिटिल। इसका जब हम कॉम्परेटिव करेंगे लेस और सुपरलेटिव करेंगे तो लिस्ट। यदि आप कहते हैं मच तो इसको हो जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री मोर, मोस्ट। इससे आप पहले भी जानते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूं कि जिस तरह से एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी तरह से एडवर्ब का भी कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन होता है। जो तरीका कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का होता, सुपरलेटिव डिग्री बनाने का होता है, वही तरीका इसका भी होता है। आपको याद होगा कि एडजेक्टिव में कॉम्परेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं, यहां भी देन का प्रयोग करेंगे। आपको याद होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में हम द और ऑफ का प्रयोग करते हैं, यहां भी हम सेम वही पैटर्न को लागू करेंगे। अब मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी जानकारी को प्राप्त करने के बाद नए नए सेंटेंसेस को आराम से फॉर्म कर सकेंगे। कॉम्परेटिव डिग्री में भी और सुपरलेटिव डिग्री में भी पैटर्न और फॉर्म बिल्कुल वही होगा जो आपने पूर्व में एडजेक्टिव नामक चैप्टर में सीख रखा है। एक सेंटेंस तुलना करके दिखाता हूं आपको। जैसे वह अपनी बहन से ज्यादा सुंदर लिखती है। एक छोटे से सेंटेंस को लिया, सी राइट्स more beautifully than her sister. It's quite simple. This is quite clear to you all how you will use these pattern in your speaking and writing both. All these are adverbs. Some of the words are from the adjective group also, but these are the adverbs that will be helpful to make your sentence beautiful and emphatic. In spite of that, we have some special words that falls into the category of adverb. हम लोग के पास कुछ वैसे शब्द भी हैं जो adverbs की श्रेणी में आते हैं और हमें confusion क्रिएट करते हैं। आइए उसे भी सीख लेते हैं। उसे मैंने कंपोज कर दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। और करेंगे सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम एडवर्ब ग्रुप। अब ये आफ्टरवर्ड्स अर्थ समझ रहे होंगे। आफ्टरवर्ड्स बाद में का अर्थ देता है। जैसे यू लेफ्ट एट 5 एंड सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट। तुम 5 बजे छोड़े
और जस्ट तुरंत बाद हम लोग भी वहां से निकल गए। एक एग्जांपल और, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर बिजी नाउ। मैं आपके पास थोड़ी देर के बाद आता हूं यदि आप अभी व्यस्त हैं। आफ्टरवर्ड्स इज एन एडवर्ब एंड यू आर bound to learn these words so that you may use in your speaking and writing. All those words I have gathered in a one page for your better understanding. Second word, again, बार बार कर देता है, again and again, बार कर देता है। जैसे I will think once again, मैं एक बार फिर सोचूंगा। You are doing the same mistake again and again. आप बार बार उसी गलती को कर रहे हैं। तीसरा देखें, एगो समय को दिखलाता है। और ध्यान रहे, एगो एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। एगो का कभी भूलकर प्रयोग प्रेजेंट में ना करें, ये हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। They left just a minute ago. वे लोग 1 मिनट पहले यहां से निकल चुके हैं। He came here about 2 years ago. वो यहां लगभग 2 साल पहले आए थे। Ahead यानी आगे। अभी अपने एडवर्ब को बनाने के क्रम में, सीखने के क्रम में ये वर्ड अच्छी देखा भी था। Ahead आगे, जैसे we reached an hour ahead of time, जो समय था पहुंचने का उससे हम लोग पहले पहुंच चुके हैं। टर्न राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, पहला चौराहा से दाहिने की ओर मुड़े, एंड यू विल सी द पोस्ट ऑफिस स्ट्रेट अहेड, और आपको बिल्कुल सीधे पोस्ट ऑफिस सामने में दिखलाई पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ द वर्ड्स। ऑलरेडी यानी पहले से जो हो चुका है। इट इज 10:30 ऑलरेडी, 10:30 पहले ही बज चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट दिस, मैंने उससे इस बारे में पहले ही बता दिया है। ऑलरेडी इज ए वेरी ब्यूटीफुल एडवर्ब। अवे, दूर। द स्टेशन इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर हाउस, हम लोगों के घर से स्टेशन जो है वो 10 किलोमीटर दूर है। स्टे अवे फ्रॉम दीज वायर्स, इन तारों से आप अपने को दूर रखें। इंपरेटिव सेंटेंस है। डाउन इट मीन्स नीचे कर देता है। गेट डाउन ऑफ दैट टेबल, टेबल से नीचे उतरो। इंपरेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस को ही पहचान रहे होंगे आप। पुट दैट बैग डाउन, बैग को नीचे रखो, इंपरेटिव सेंटेंस है। अर्ली यानी पहले। I don't get up early in the morning. मैं सुबह में नहीं जागता हूं। We had to go on foot, so we left early. हम लोगों को पैदल जाना था, इसलिए हम लोग पहले ही निकल गए। Else मतलब और क्या, और कुछ इस तरह का सेंस देता है। Else He wants something else. वह और कुछ चाहता है। What else can I do for you? What else can I do for you? मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं? Just try to grasp these patterns and the uses of the words so that you may frame new kinds of sentences. Enough के बारे में आपको जानकारी है। एनफ शब्द एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव के बाद प्रयोग किया जाता है और नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। मैंने दोनों एग्जांपल्स को रखने की कोशिश की। दिस रोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, यह रस्सी उतना मजबूत नहीं है, या यह रस्सी बहुत मजबूत नहीं है। आई डोंट हैव एनफ क्लोथ, मेरे पास बहुत कपड़े नहीं है। एवर कभी का सेंस देता। एवर सेंटेंस में देखेंगे तो आपको सहजता से इसका एहसास हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? He never ever forgets to ring his mother once a week.
वो अपनी मां को सप्ताह में फोन करना कभी नहीं भूलता है। फेयरली रादर, गौर कीजिएगा इन दोनों पर। फेयरली और रादर में एक छोटा सा अंतर है। फेयरली गुड सेंस में आता है, जबकि रादर थोड़ा सा निगेटिविटी को दिखलाता है। बैड सेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन निगेटिविटी को दिखलाता है। फेयरली पॉजिटिव को दिखलाता है, रादर निगेटिव को दिखलाता है। सेंटेंस से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे दिस रूम इज फेयरली क्लीन, यह रूम साफ सुथरा है। दैट वन इज रादर डर्टी, लेकिन वह रूम जितना साफ होना चाहिए था उससे ज्यादा गंदा है। बात को समझने का प्रयास करें। हिज प्रीवियस बुक वाज रादर बोरिंग, उसकी पूर्व की जो किताब थी, पहले की जो किताब थी, वो बड़ा बोरिंग था। बट हिज न्यू वन इज फेयरली रीडेबल, लेकिन उसने जो नई किताब उसके पास जो है वह बिल्कुल पढ़ने योग्य है। पॉजिटिव और नेगेटिव भाव को समझने का प्रयास करें। फेयर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड रादर स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। इट इज रादर हॉट टुडे, इट इज रादर हॉट टुडे, यानी अन्य दिनों की तुलना में आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। अगले शब्द को देखें, फार। फार दूर को दिखलाता है, एडवर्ब है। he is far more experienced than you, he is far more than experienced than you, वह आपसे कहीं ज्यादा अनुभवी है। he swims far better than you do, वह आपसे कहीं ज्यादा अच्छा तैरता है। how far can you see, तुम कितनी दूर तक देख सकते हो। प्रयोग को समझेंगे, प्रयोग ही इंपॉर्टेंट है कि आप कहां कहां पर कैसे शब्दों को लेकर जा रहे हैं। हार्डली, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दिस वन इज द नेगेटिव वर्ड। ही हार्डली एवर कम्स हियर, वह यहां कभी आता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है पॉजिटिव सेंटेंस लेकिन नेगेटिव सेंस देता है। जैसे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन अर्थ नेगेटिव का देता है। He hardly ate anything yesterday as he was busy enough, वह कल कुछ भी नहीं खाया क्योंकि वह कल बहुत व्यस्त था। जस्ट एडवर्ब है। आई विल जस्ट कम इन 5 minutes, मैं तुरंत, जस्ट तुरंत का भाव देता है 5 मिनट के अंदर लौट जाऊंगा। द बस है जस्ट लेफ्ट, बस अभी अभी निकल चुकी है, तुरंत निकल चुकी है। नेवर एडवर्ब है, कभी नहीं का सेंस देता। आई नेवर सेड दैट, मैंने वैसा कभी नहीं कहा। आई नेवर थॉट सो, मैं ऐसा कहीं नहीं सोचता। ऑफन प्रायः का अर्थ देता है, प्रायः। आई ऑफन वंडर व्हाई पीपल बिहेव लाइक दिस, मुझे हमेशा आश्चर्य होता है, चिंता होती है कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। How often did you have this experience? आपको कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ, आपको प्रायः कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ। अगले शब्द को देखें, once, एक बार। once upon a time, एक समय की बात है। ठीक वैसा ही कुछ शब्द है ये। You must read this book once more, आपको कम से कम यह किताब एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। I had gone there once, एक बार मैं वहां गया था। They all shouted at once, at once phrase है, at once phrase है जिसका तुरंत का अर्थ मिलता है। They all shouted at once, वे लोग एकाएक चिल्ला पड़े, तुरंत चिल्ला पड़े। Once upon a time there was a king, एक समय की बात है, एक राजा था। once के प्रयोग को भी आप समझ रहे हैं। ओनली, ओनली शब्द बड़ा मजेदार है और इसके बारे में आपको जानकारी यह दे दूं कि ओनली जिस शब्द के बगल में रहता है उसी को मॉडिफाई करता है। अगर नाउन के बगल में है तो नाउन को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव के बगल में है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, जिस शब्द के बगल में ओनली होगा वो उसको मॉडिफाई करेगा। लेट अस सी, दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड, दिस इज द ओनली वे to succeed,
सफल होने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, यानी रास्ता को, वे को मॉडिफाई कर रहा है, एकमात्र रास्ता, दूसरा और कोई नहीं। दूसरे सेंटेंस को देखें, दिस इज हिज ओनली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के पहले ओनली आया है, यानी उसके पास सिर्फ एक ही समस्या है। अगले को देखें, ओनली ए फूल कैन टेक सच ए रिस्क। ओनली ए फूल नाउन के पहले आया है, यानी सिर्फ मूर्ख ही, एक मूर्ख ही इस तरह का रिस्क उठा सकता है। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओनली इज ए वर्ड, beside that word will be used, the meaning will be attached with that particular word. Only जिस शब्द के पहले प्रयोग किया जाएगा या जिस शब्द के बाद प्रयोग किया जाएगा उसी को मॉडिफाई करता है। अगला देखें, आउट, बाहर। आई विल नॉट गो आउट टू नाइट, मैं आज की रात बाहर नहीं जाऊंगा। नॉट ए सिंगल स्टार वॉज आउट दैट नाइट, उस रात को एक भी तारा आकाश में नहीं दिखा, नहीं बाहर आया, नहीं दिखाई पड़ा, ये भाव दे रहा। क्वाइट, क्वाइट यानी बिल्कुल, पूर्णतः, एडवर्ब है। ही इज क्वाइट ए गुड ओरेटर, वह पूर्णतः एक अच्छा वक्ता है। These two things are quite different, पूर्णतः या बिल्कुल, These two things are quite different, ये दोनों चीज बिल्कुल एक दूसरे से अंतर है, इन दोनों चीजों में एक दूसरे से अंतर है, एक समान नहीं है। सेल्डम, कभी कभी, वी सेल्डम मीट ईच अदर दीज डेज, आजकल हम लोग कभी कभी ही मिल पाते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये एक फ्रेज मैंने उठा करके आप लोग के सामने रखा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सो का बड़ा महत्व है। यह सो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार का अर्थ देता है। और करेंगे यहां पर, यू शुड नॉट वेस्ट सो मच फूड, आपको इतना ज्यादा खाना, इतना का अर्थ दे रहा है यहां पर सो, इतना ज्यादा खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वाई वाज ही डूइंग सो, वह ऐसा क्यों कर रहा है, यहां पर भाव थोड़ा सा चेंज हुआ। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। यही सो जब कंजक्शन में आता है तो इसलिए का अर्थ दे देता है। सो बी वेयर ऑफ द यूजेस ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज one word is used in different parts of speech also, and gradually you will also develop this art how a single word will be used in other parts of speech, as in other parts of speech. Let us see the next one, still and yet. दोनों में थोड़ा सा अंतर है। still का अर्थ भी होता है तक और yet का अर्थ भी होता है तक, लेकिन ध्यान रहे स्टिल का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करें और एट का प्रयोग आप निगेटिव सेंटेंस में करें, गलतियां नहीं होंगी। स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और एट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, दोनों का एक ही अर्थ होता है तक। जैसे डू यू स्टिल लिव देयर, क्या आप वहां अभी भी रहते हैं। द ट्रेन इज स्टिल एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पर है। The train has not come yet, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। Still is used when the sentence is affirmative and it is used when the sentence is negative. Be careful. Then का अर्थ तब होता है, जैसे I was living at Mumbai then, तब मैं मुंबई में ही रह रहा था। Then it is no use going there, तब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। आई विल फिनिश दिस लेटर फर्स्ट देन वी विल गो, सबसे पहले मैं इस लेटर को लिखना खत्म करूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। आई होप दिस डिस्कशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। टुगेदर, साथ कर देता है, साथ साथ। दे ऑलवेज ईट टुगेदर, वे लोग साथ साथ खाना खाते हैं। We go to the class together, हम लोग क्लास साथ साथ जाते हैं। टू, TOO, आपको याद होगा टू की चर्चा हम लोगों ने काफी मात्रा में रिमूव टू में की थी। He is too impatient, यह भी का भी अर्थ देता है, also का भी अर्थ देता है। He is too impatient, बहुत का भी अर्थ देता है,
वह बहुत अधीर है। He is too good an opportunity to miss. It is too good an opportunity to miss. बहुत सुंदर सा अवसर मिला है जिसको कि हम लोगों को खोना नहीं चाहिए। He is too weak to walk on the road. वह इतना कमजोर है कि वह सड़क पर टहल नहीं सकता। इन सारी चीजों को पूर्व की क्लासेस में आपने देखा है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वेरी एडवर्ब है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। मैं बहुत दुखी हूं उस चीज के बारे में जो घटित हुआ। ही वॉज वेरी टायर्ड, मात्रा को दिखा रहा है टायर्डनेस की, थकान की मात्रा को। उसकी थकान कैसी है? तो बहुत थका हुआ है। These are some important words that you should keep inside in your brain, so that you may use these words in your speaking and writing both. I am going to discuss some important words that is quite simple, but the meaning is quite different. Different, no? You may say, I will use one or two words, but the meaning will be quite long. For example, अगर आप कहते हैं amazingly enough, आप अपने लिखने में, बोलने में इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ बड़ा शानदार हो जाता है। आपने दो शब्द को लिखा है और यह हो जाएगा सबसे आश्चर्य की बात है। सबसे आश्चर्य की बात है। अब इसके आगे सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि हमें कोई जवाब नहीं मिला। Amazingly enough, we got no response. You just try to use them in your speaking and writing both. I'm giving you more words. दूसरे वर्ड्स को देखें। अगर आप कहते हैं generally, तो यह अर्थ दे देगा सामान्यतः। अगर आप कहते हैं briefly, तो यह अर्थ दे देगा संक्षेप में। जैसे संक्षेप में हमें अधिक मेहनत से काम करने की जरूरत है। ब्रीफली वी नीड टू वर्क हार्डर। अगर आप कहते हैं पर्सनली, पर्सनली, इसका अर्थ हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं रेल की यात्रा पसंद करता हूं। पर्सनली आई लाइक ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। अगर आप कहते हैं फाइनली, फाइनली फाइनली, इसका अर्थ हो जाएगा अंततः। जैसे अंततः वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। फाइनली ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। अगर आप कहते हैं फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, तो इसका अर्थ हो जाएगा सौभाग्य से। यदि आप कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, इसका अर्थ हो जाएगा दुर्भाग्य से। आगे सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। अगर आप कहते हैं सैडली, सैडली, तो इसका जो अर्थ मिल जाएगा आपको वह हो जाएगा दुख की बात है। अब इसके आगे जोड़ दे, दुख की बात है कि, दुख की बात है कि वह अपनी गलतियों पर नहीं पछताता। सैडली ही नेवर, he doesn't repent upon his mistake.
अगर आप कहते हैं सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, इसका भी अर्थ हो जाएगा आश्चर्य की बात है। इस तरह से अगर आप ये कहते हैं लीगली स्पीकिंग, एक शब्द बड़ा अच्छा लग रहा हमें, लीगली स्पीकिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा कानूनी तौर पर कहें तो, कानूनी तौर पर कहें तो, जैसे कानूनी तौर पर कहें तो यह गंभीर अपराध नहीं है, लीगली स्पीकिंग इट इज नॉट ए हीनस क्राइम। तो इस तरह से आप इन शब्दों को यदि मस्तिष्क में रखते हैं और नए नए सेंटेंस में इनका यूज करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होगी, आपकी बोलने में भी और लिखने में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब का हम कैसे पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री करेंगे, एडवर्ब में कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमें मस्तिष्क में रखना चाहिए, ये आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा और आप इनका प्रयोग अपने डेली बोलने और लिखने में भरपूर कर सकेंगे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।